जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं और हवाएं जो पवन के प्रकार हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें दो प्रकार हमने आपको बताए थे। एक तो हमने बताया था स्थायी या नियतवाही पवन। क्या बताया था? स्थायी या नियतवाही पवन। अब ये पवनें हमने क्या बताया था कि स्थायी पवनें हैं, एक निश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। इन पवनों की जो दिशा है क्या रहती है? प्रायः वर्ष भर समान रहती है। बात को समझिएगा, बात नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो हवाएं हैं ये प्रायः वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर ही क्या कहते हैं, वर्ष भर प्रायः समान रहती है, एक निश्चित दिशा में ही चलती रहती हैं। और इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब पर तापमान, पृथ्वी के घूर्ण और उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब से संबंधित है। ये हवाएं चलती कैसे हैं इसके बारे में बताया गया था कि पृथ्वी क्या करती है, अपनी कक्षा पे घूमती है। पृथ्वी का जो घूर्णन है, तापमान है, उच्च हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हमने आपको बताया था कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है ये चीज़ें जिम्मेदार हैं इन हवाओं की उत्पत्ति के विषय में। यहाँ तक कि आपकी समझ में आ भी गया होगा जिसको हमने बताया था। इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। ये क्या कहते हैं? इनको हम क्या कह सकते हैं? ग्रहीय पवनें। अगर पूछता है कोई कि ग्रहीय पवनें क्या हैं तो यही पवनें जो हैं वो क्या हैं? ग्रहीय पवनें हैं। इनको ग्रहीय पवनें भी कह सकते हैं। अब बात हमारी आती है यहाँ पे, अब पवनों के जो ये प्रकार हो गए, इसमें कौन कौन सी पवनों को शामिल कर लिया गया ये आज आपको पढ़ना है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की पवनों को शामिल किया गया। कितने पवनों की? 3 प्रकार की पवनों को शामिल किया गया। सबसे यहाँ कह सकते हैं नंबर 1 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या ट्रेड विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TRADE, ट्रेड, WIND, विंड होता है, या इसको हम कह सकते हैं व्यापारिक पवन। को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? व्यापारिक पवन है या ट्रेड विंड है। क्या है? व्यापारिक पवन है या ट्रेड विंड है। अब ये है क्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पहले बताया जा चुका है। एक छोटा सा यहाँ पे हम गोला बना लेते हैं। इस गोले को इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे ये गोला है और ये हमने आपको बताया था ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं दूसरा नाम? विषुवत। तुम लोग ये क्या बोलते हैं? इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा? LP रहेगा, लो प्रेशर रहेगा या निम्न वायुदाब का केंद्र रहेगा। क्या रहेगा? निम्न वायुदाब का केंद्र रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा? निम्न वायुदाब का केंद्र कहाँ रहेगा? भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, इधर से इधर का, ये क्या रहेगा? ये निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। जब निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाएगा यहाँ, तो इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में क्या करते हैं, जो व्यापारिक पवन, इनको इसलिए बोलते हैं कि पहले लोग व्यापार भी करते थे। आपको पता है कक्षा 8 में जब आप जाएंगे अगली कक्षाओं में तो वहाँ आपको मार्ग पढ़ाए जाएंगे। तो उस तरीके से पहले सड़क मार्ग नहीं डेवलप थे, वायु मार्ग नहीं डेवलप थे, तो जो व्यापार होता था वो कैसे होता था? समुद्र के द्वारा किया जाता था। कैसे किया जाता था? क्योंकि समुद्र में नावें थीं और उन नावों के द्वारा, जो उनमें पाल युक्त नावें होती थी, जैसे नाव बनी और उसमें उन्होंने कुछ बांध दिया तो पाल युक्त नाव बांध देते थे, तो उन हवाओं से क्या होती थी? व्यापार के संचालन में सुविधा होती। जब हवा चल रही होती थी तो उन्होंने कुछ बांध दिया तो हवा उससे टकराती थी तो नाव को क्या मिलती थी? ताकत मिलती थी। और आपको ये हमने बता ही दिया है कि ये निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। तो जब उस समय यात्रियों को ये जाना होता था एक निश्चित दिशा की ओर या भूमध्य रेखा की ओर उनको आना होता था,
तो वो क्या करते थे, उस नाव को उस दिशा के सहारे तरफ मोड़ देते थे, मतलब उसके उल्टा, और उसके पीछे पाल बांध देते थे, जिससे हवा भी नाव को आगे बढ़ाने में सहयोग करती थी। तो इस प्रकार से इन हवाओं के माध्यम से नावों को चलाने में आसानी रहती थी, जिससे व्यापार होता था। इसलिए इन इन पवनों को हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन भी कहते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया कि व्यापारिक पवन इनको क्यों कहा गया, कि व्यापारिक पवन ये क्या है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते थे, व्यापारिक पवन। अब दूसरी चीज है इसमें, पछुआ पवन। क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। पछुआ समझ में नहीं आ रहा। वेस्टर्नली क्या बोलते, वेस्ट माने क्या होता है, पश्चिम होता नहीं होता, बोलो तो वेस्टर्नली विंड। ठीक है, ये क्या हो गई, पछुआ पवन हो गई। अब पछुआ पवन क्या था कि उपोष्ण उच्च वायुदाब, एक तो हमने बताया था कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से क्या होता था, निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में। अब ये उत्तरी गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों का मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब यहाँ से क्या है, उपोष्ण जो उच्च वायुदाब है वहाँ से दोनों गोलार्धों में, इस गोलार्ध में और इस गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, क्या चलती हैं, चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों गोलार्धों में चलने वाली इस स्थायी पवन को हम क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। इसलिए इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। अब दक्षिण पश्चिम निकालना अगर इसको, तो ऐसा ऐसे बांट देंगे इसको। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिशाएं बन करके तैयार हो। समझ में आ गया नहीं है यहाँ तक। अब कह रहा है कि इनकी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये क्या है, यहाँ पे जब हमें दशाएं प्राप्त हो गई, यहाँ पे दिशा का ज्ञान हो गया है, कौन सी दिशा कहाँ पे है, तो इस आधार पे हम क्या कर लेंगे, हम हवाओं की दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दशा दक्षिणी गोलार्ध में होती थी, वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनकी दशा रहती है। तीसरी हवा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय का मतलब आपको समझ रहे होंगे, ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एरिया क्या है, ये ध्रुवीय एरिया है। क्या है, ये शीत कटिबंध है। क्या है, ये शीत कटिबंध है ना। उष्ण, शीतोष्ण और शीत, तीन कटिबंध आपको बताए गए थे कि भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है ये उष्ण है, कैसा है, गर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर गर्म भी है और ठंडा भी है, उसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण बोलेंगे। यानी ठंडा भी रहता है मौसम वहाँ पे और गर्मी भी रहती है। और ये चीज़ जो हमारी आती है यहाँ पे, ये क्या है, ये ध्रुवीय है। यहाँ पे शीत कटिबंध है, यहाँ पे ठंडी रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलर विंड बोलते हैं। POLARWIND। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलर विंड बोलते हैं, या इनको हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर विंड बोलते हैं, या इनको ध्रुवीय पवन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या करती हैं, जब 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, कहाँ से कहाँ, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होता है, क्या होता है, वायुदाब कम मिलता है। क्या मिलता है, कम वायुदाब मिलता है 60 से 65 के बीच। क्या मिलेगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा, वो क्या होगा, कम होगा। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी भी बोलते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है।
यहाँ तो पता ही तुमको, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, HP रहेगा। क्या रहेगा, HP रहेगा, हमेशा हाई प्रेशर मौजूद रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे HP रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा LP बना रहता है, ठीक है, लो प्रेशर रहता है। तो ध्रुवों पर हमेशा क्या रहेगा, इसलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण ध्रुवीय निम्न वायु की ओर पवनें चलती हैं। तो ये पवनें कहाँ चलेंगी, ध्रुव से, जहाँ पर क्या होगा, वायु का दाब लो होगा, वहाँ की तरफ चलती हैं। इसलिए इन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवन कहते हैं। इस प्रकार से जो हमारी पवनें थीं, स्थायी पवनें थीं या नियतवाही पवनें थीं, जिनको नियतवाही कहा गया क्योंकि एक निश्चित दिशा की ओर वर्ष भर चला करती हैं, इसलिए इनको ग्रही पवन कहते हैं। उनको 3 भागों में बांटा गया था, ट्रेड विंड, वेस्टर्नली विंड और पोलर विंड, यानी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि वास्तव में इनकी चलने की दिशा क्या है और ये कहाँ से कहाँ चलती हैं और इनके गोलार्ध में मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होते हैं। ग्लोब के माध्यम से हमने आपको समझाया। हम आशा करते हैं कि आपको स्थायी पवनों के विषय में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये थी हमारी स्थायी या नियतवाही पवन। अब अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हमको क्या पढ़ना है, ये तो स्थायी हो गई भाई, इनकी दिशा निश्चित है, ये चलती हैं और इनको 3 भागों में बांट दिया गया, जिसको हमने क्या किया, पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, अभी आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट बताया था, ये नॉर्थ बताया था, है ना, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो और ये जो हमारी है वो देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य, इस तरीके से ये ग्लोब पे बांटा गया। अब बात करते हैं अस्थायी या अनियतवाही पवन, जिनका कोई भी स्थायीपन नहीं है। ठीक है, अस्थायी हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, अस्थायी या अनियतवाही। क्या कहेंगे इनको, अस्थायी या अनियतवाही पवने। ठीक है, 2 पवने ही बताई थी हमने आपको, आज दोनों के बारे में डिटेल से बताना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ होती हैं मानसून पवने। क्या बोलती हैं, मानसून पवने। जैसे हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं, इसमें मान लो सपोज दैन यहाँ पर इसका का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं मानसून पवने। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, मानसून पवने। इंग्लिश में भी इसको ऐसे मानसून ही बोलते हैं और इसको विंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मानसून विंड हो। अब ये मानसून विंड क्यों कहते हैं, आपने सुना है कि मानसून आ गया है, बारिश होगी, मानसून आने वाला है, मानसून जाने वाला है। ऐसा कभी आपने टीवी या रेडियो पे सुना है, हैं कि मानसून आएगा तो भारत में बरसात होगी। ठीक है, इस तरीके से दशा आती है। तो भारत के बारे में तो आप जानते ही, भारत की क्या स्थिति है, नहीं जानते, बोलो। इस तरीके से अगर देखते हैं हम, तो ये तो हमें पता ही चलता है ना, ये कौन सा देश है, क्या है ये भारत का निचला देश, दक्षिणी भाग। ठीक है, ये भारत का क्या है, दक्षिणी भाग। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एरिया तो आपको पता होगा, नहीं पता, कुछ नहीं पता होगा। ये वाला एरिया क्या है, ये गुजरात का एरिया है। कहाँ का एरिया है, गुजरात का एरिया है। इसके बाद ऊपर आप बढ़ेंगे जब, तो आपको राजस्थान मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा, कश्मीर मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये वाला एरिया मोटा मोटा जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ का है, ये गुजरात का एरिया है। और ये भारत का एक ग्राफ हमने आपको बना दिया। ठीक है, ये भारत का है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। अब मानसून का शब्द उन पवनों के लिए किया जाता है, या जो मानसून शब्द यूज किया गया है वो उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी साल में 2 बार दिशा बदलती है। क्या होती है, जिनका वर्ष में 2 बार दिन की दिशाओं में परिवर्तन होता है, ऐसी पवनों को हम क्या कहते हैं ना। और ये पवनें ऋतु के अनुसार क्या करती हैं, अपनी दिशा को बदल देती हैं। कौन पवनें, मानसूनी पवनें। कौन पवनें बदल देती हैं, कि मानसूनी पवनें उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा की
के डायरेक्शन को चेंज करती हैं और ऋतु के अनुसार ये अपनी दिशा को बदल देती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मानसूनी। अब एशिया महाद्वीप पता है तुमको, कॉन्टिनेंट, जो एशिया महाद्वीप हमारा है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में क्या होता है, भारी अंतर पाए। जाड़े में तापमान कुछ और रहता है, जैसे अपने यहाँ मई जून में खूब गर्मी होती है, होती नहीं होती है, और जाड़ों में दिसंबर जनवरी में क्या होता है, खूब ठंड होती है। तो अंतर पाया था, नहीं पाया था। और भारत कहाँ पे है, ये एशिया महाद्वीप में ही आता है। कहाँ आता है, एशिया महाद्वीप में ही भारत आता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, और इसके बीच से रेखा गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये भारत के बीच से गुजरती है। ये आपका क्वेश्चन है 23.5 डिग्री पे, कितने पे, 23.5 डिग्री पे ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा सकता है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसे लिख देगा, 2-3 नाम दे देगा, ठीक है। यह विषुवत रेखा, तो आप क्या बताओगे, कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अब जब तापमान में विषमता पाई जाएगी तो वायुदाब में भी अंतर पाया जाएगा। पाया जाए नहीं पाया, हमने आपको क्या बताया था कि तापमान और वायुदाब का उल्टा संबंध होता है, होता नहीं होता। जब तापमान ज़्यादा होगा वायुदाब कम होगा, तापमान कम होगा वायुदाब ज़्यादा होगा। ये आपको बताया था, नहीं बताया था। तो सीधी सी बात है कि जब तापमान में अंतर हो रहा है तो इनके वायुदाब में भी अंतर पाया जाएगा। इसलिए शीत ऋतु में पवनें क्या होती हैं, स्थल से सागरों की ओर कहाँ चलती हैं। अब ये समझने वाली एक चीज़ है, जो शीत ऋतु है, जो जाड़े की ऋतु हमारी है, शीत ऋतु में, ठीक है, पवन कहाँ चलेगी, बोलो, कहाँ चलेगी शीत ऋतु में, स्थल से सागर की ओर। कहाँ चलेगी, बड़ा टाइम लगाते हैं तुम लोग, स्थल से सागर की, क्यों चलेगी, स्थल से सागर की ओर चलेगी। क्यों चलेगी भाई, क्या चार इसका, ये क्या सागर से स्थल की ओर नहीं चल सकती है जाड़ों में, क्यों चलेगी, ये बात स्पष्ट करके बताइए, किसकी समझ में आया। हमने आपको बताया कि जाड़े में हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, तापमान ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब तापमान ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा का मतलब तापमान का यहाँ सेंस उससे नहीं, तापमान मतलब ठंड अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नहीं तापमान ज़्यादा नहीं, तापमान कम हो, यहाँ बोलेंगे तापमान कम हो जाएगा। गर्मियों में तापमान ज़्यादा हो जाएगा। जब जाड़ों में हमारे यहाँ तापमान कम हो जाएगा, ठंड ज़्यादा होगी, तो ये क्या बन जाएगा, HP बन जाएगा, हाई प्रेशर का केंद्र बन जाएगा। और ये हवाएं स्थल से कहाँ चल देंगी, सागर की ओर चल देंगी। कहाँ चलेंगी, स्थल से सागर की ओर चलने लगेंगी। और सागर से जो पवनें आती हैं उनमें क्या होगा, तथा ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, ये तो चल रही है जाड़ों में स्थल से सागर की ओर, और अब यहाँ भी गर्मी की ऋतु आ जाएगी, तब क्या होगा। अब इधर देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में अब ये क्या आ गई, गर्मी की ऋतु आ गई। तो गर्मी भी अपने यहाँ खूब होती है, होती कि नहीं होती है। जब खूब गर्मी भी होती है और खूब जाड़ा भी हो रहा, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ खूब जाड़ा हो रहा, तापमान कम हो गया, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया, हाई प्रेशर हो गया। और यहाँ की हवाएं कहाँ चलने लगी, स्थल से कहाँ चलने लगी, स्थल से, बोलो, स्थल से सागर की ओर चलने लगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अब लो प्रेशर का केंद्र हो गया। क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे LP हो गया, निम्न वायुदाब हो गया, जैसे आप समझ पाएँ। तो जब यहाँ पर ये निम्न वायुदाब का केंद्र हो गया, तो सीधी सी बात है कि हवाएं कहाँ चलेंगी, सागर से स्थल की ओर। कहाँ चलेंगी, सागर से स्थल की ओर। समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब कहाँ चलेंगी, सागर से स्थल। अब कोई पूछे कि हवाएं ऐसे क्यों चलती हैं भाई, ये हवाएं, अब मान लो कोई पूछे ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं स्थल से
कहाँ चल रही हैं? स्थल, सागर से स्थल की ओर चल रही ना, सागर से स्थल की ओर चल रही हैं। तो ये समुद्र है, आपको ये पता है, आपको ये पानी भरा हुआ है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है या हिंद महासागर है, ठीक है, ये आपको पता ही नहीं पता है। यहाँ पे क्या है, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है, ये तो आपको पता है। तो गर्मियों में हमने बताया क्यों चल रहे हैं, क्यों गर्मियों में यहाँ पर का जो केंद्र है ये क्या हो गया, ये एलपी हो गया, लो प्रेशर हो गया। जब लो प्रेशर हो गया तो यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब, यहाँ से हवाएं कहाँ चलने लगेंगी, उनकी चलने की दशा यूँ, ठीक है, स्थल से कहाँ चलेंगी, सागर से स्थल की ओर चलने लगती हैं, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी में भारी वर्षा होती है। इस समय जो वर्षा हमारे यहाँ होती है उसका चलने का कारण यही होता है कि ये हवाएं, ये हवा चल रही हैं, ये सागर से क्या लेती हैं, जब ये पानी से आएंगी तो इनके अंदर नमी होगी, क्या होगी, क्या होगी, इनके अंदर नमी होगी कि नहीं होगी, बोलो। जब इनके अंदर नमी होगी तो ये क्या करेंगी, बारिश करेंगी, जहाँ पर टकराएंगी, जहाँ पर रुकेंगी वहाँ पर क्या होगा, ये बारिश करेंगी, क्या करेंगी। तो ये हवाएं जो हमारी यहाँ पर चल रही थी, अभी इनको हमने देखा था, ये कहाँ से कहाँ चली थी, इधर हम दूसरी हवाओं को दिखा देंगे। इधर की जो हवाएं चल रही हैं ये हमारी कहाँ से चल रही हैं, सागर से स्थल की ओर चल रही हैं, ठीक है। और सागर से स्थल की ओर जब ये चल रही हैं तो ये क्या कर रही हैं, ये वर्षा कर रही हैं। तो इनमें नमी होगी और नमी भरी होती, इसलिए इनमें वर्षा होती, इसलिए इनको ग्रीष्म मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ये हवाएं जो जाएंगी ये क्या कहलाएंगी, ग्रीष्म मानसून है। क्या है, ग्रीष्म मानसून कहलाएंगे, क्या कहलाएंगी, ग्रीष्म मानसून कहलाएंगे। अब क्या होगा, हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अगर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो आप क्या उत्तर देंगे, ग्रीष्म मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होती है सर्वाधिक वर्षा, ग्रीष्म मानसून के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी यहाँ तक ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये है, शीत ऋतु में ये पौने स्थल से क्या चलती हैं, जल की ओर चलती हैं। अब जब यहाँ से जाएंगी स्थल से, जाड़े में हवाएं कहाँ से कहाँ जाएंगी, यहाँ से जैसे आ रही हैं ये समुद्र की ओर, कहाँ आ रही हैं, समुद्र की ओर आ रही, नहीं आ रही। अब यहाँ पर एलपी था, अब फिर क्या हो गया, यहाँ पे एचपी हो गया। कब हो गया, ये शीत ऋतु में हो गया। कब हो गया, ये कब हो गया, ये शीत ऋतु में हो गया। कब हो गया, ये शीत ऋतु में हो गया। और ये कब था, ग्रीष्म ऋतु में था। कब था ये, ग्रीष्म ऋतु में था, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ, ये एलपी हो गया, तो यहाँ से हवाएं चलने लगी सागर से कहाँ की ओर, एलपी स्थल की ओर चलने लगी। तो जब सागर से हवाएं जा रही थी तो इनके अंदर नमी थी, तो ये नमी जा करके गई तो इन्होंने क्या किया, वर्षा कर दिया। इसलिए हमारे देश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म मानसून से ही होती है। दूसरी चीज़, अब शीत ऋतु में क्या कर रही है, स्थल, ये स्थल लिखा है ना यहाँ पे, और ये कहाँ चलेंगी, सागर की ओर चलेंगी। तो जब स्थल से सागर की ओर ऐसे जा रही हैं, ये हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, जब स्थल से सागर की ओर ये पहुँच रही हैं तो इनमें कोई यहाँ पर क्या है, कोई नमी तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए वर्षा जो है क्या होती है, बहुत कम होती है। और वर्षा ज़्यादा होने का कारण ये होता है क्योंकि ये समुद्र से चलती है तो इनके अंदर नमी रहती है, इसलिए भारत में वर्षा ज़्यादा होती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो मानसून विंड है ये क्या है, मानसून हवाएं किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हवाएं वर्ष में 2 बार अपनी डायरेक्शन को, अपनी दिशा को चेंज करती हैं ऋतु के अनुसार, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मानसून हवाएं बोलते हैं। और सीधी सी बात है कि एशिया महाद्वीप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारा भारत है, और भारत के अंदर क्या है कि भारत के अंदर ये जो बीच से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है, ये कर्क रेखा भारत के बीच से होती है, सूर्य इसी रेखा के यहाँ से और कर्क रेखा और इसके बीच में घूमता रहता है, ठीक है, स्थिति बनती रहती है।
तो सूर्य की किरणें जब यहाँ सीधी पड़ती हैं गर्मियों में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन जाता है तो सागर की स्मृति में सागर से हवाएं स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिनमें नमी होती है, और ये हमारे यहाँ वर्षा करती हैं। अतः सर्वाधिक वर्षा हमारे यहाँ किस ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म मानसून के द्वारा होती है। समझ में आ गया। उसके अपोजिट जाड़ों में हमारे यहाँ ठंड होती है। ठीक है, जब ठंड होती है तो यहाँ से हवाएं कहाँ चलने लगती हैं, सागर की तरफ चलने लगती हैं। तो इन हवाओं में कोई नमी तो होती नहीं ज़्यादा, इसलिए इनमें बहुत ही ना के बराबर या बहुत कम वर्षा होती है। तो ये थी हमारी मानसून पौने, जिनके बारे में हमने आज आपको विस्तार से पढ़ाया। अब मानसून पौने या स्थायी पौने या नियतवाही पौनों का ही एक प्रकार है, जैसा कि हमने आपको बताया। अगली जो हमारी होगी पवन, वो क्या होंगी, स्थलीय या सागरी समीर। क्या बोलेंगे उनको, स्थलीय या सागरी समीर। वो आपको हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाएंगे। आज बस आपको इतना ही जानना है कि अस्थायी या नियतवाही पवनों के अंतर्गत मानसूनी पौने, स्थलीय या सागरी समीर और स्थानीय पौने आती हैं, जिसमें से हमने आपको पढ़ाया है केवल मानसूनी पौने। कल हम इसी के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे, या नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे स्थलीय या सागरी समीर। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ सबकी समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप पूछ सकते हो। सबकी समझ में आ गया। जब तक आप गोलार्ध को नहीं समझ पाएंगे, डायरेक्शन को नहीं समझ पाएंगे, इन रेखाओं को नहीं समझ पाएंगे, ताप प्रतिबंधों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप हवाओं का चलना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को आप समझिए, जहाँ पे समझ में ना आए हमसे अच्छे से। ठीक है।